आज का टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ कॉलेजियम। कॉलेजियम को स्पष्ट करना है, कहाँ से आया कॉलेजियम, यह न्यायिक निर्णय से उभरा तो उसके पीछे का दार्शनिक आधार या सैद्धांतिक आधार क्या था, आइडियोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल बेस क्या रहा हुआ, किस आधार पर न्यायपालिका ने कहा कि यह कॉलेजियम भारतीय संविधान के तहत एग्जिस्ट करता है, यह संवैधानिक है। यह सॉल्यूशन बाय अंबुज कुमार मिश्रा। यहाँ पढ़ना है क्रम हमें, हम पहले देखेंगे कॉलेजियम। यह सब्जेक्ट संबंधित है, यह विषय है न्यायपालिका से संबंधित है, जजों की नियुक्ति से संबंधित है। इसका अर्थ क्या है, 3 न्यायाधीशों के निर्णय थे, ये सामान्य जानकारी जो आपको शुरू में दे देते हैं। और फिर आर्टिकल 74(1) और 42वां और 44वां संशोधन है। उसके बाद इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली है और राज्यसभा न्यायपालिका। इसी क्रम में आप इसे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बहुत विस्तार के साथ देखें। जजों की नियुक्ति के संबंध में भारतीय संविधान में कॉलेजियम की प्रणाली नहीं थी। कॉलेजियम का अर्थ है 5 जजों का एक समिति है, कमिटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, और यह निर्णय करती है कि कौन से जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नियुक्त किए जाएंगे और उनका ट्रांसफर, किनका ट्रांसफर होगा, किन हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर होगा। ये अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उस सिफारिश के अनुसार कार्य करते हैं। इनकी सिफारिश बाध्यकारी मानी जाती है। एक बार वो इनके द्वारा की गई सिफारिश को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं और पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत किए गए सिफारिश को राष्ट्रपति को मानना पड़ता है। मूल संविधान में यह नहीं था। अब देखें, इसका अर्थ है यह रोम से, प्राचीन रोम है, एंशिएंट रोम से यह ग्रहण किया गया है। यह एक गिल्ड प्रणाली की तरह थी। भारत में भी श्रेणी व्यवस्था थी, लेकिन प्राचीन रोम में गिल्ड प्रणाली थी, शासकीय बॉडी थी, विभिन्न व्यवसायों का या अन्य का समूह होता था और वो अपने निर्णय सामूहिक रूप से लेते थे। उसी से इस शब्द को ग्रहण किया गया है और यहाँ न्यायपालिका ने इस शब्द को ग्रहण किया। यह विवाद कब से शुरू हुआ, तो यह विवाद न्यायाधीशों की नियुक्ति में जब सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव हुआ, उसके बाद यह विवाद आया और 3 जजों के निर्णय में यह निर्णय दिया गया। 3 जजों के निर्णय लिख देते हैं। पहला है प्रथम न्यायाधीश, मामला 1981। यह मामला है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें न्यायपालिका ने या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को दी गई सलाह न्यायपालिका द्वारा परामर्श या बाध्यकारी नहीं है, यह परामर्श बाध्यकारी नहीं है। दूसरा मामला आया, यह द्वितीय न्यायाधीश मामला, और यह मामला 1993 में आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही एसपी गुप्ता के निर्णय को उलट दिया और कहा कि न्यायपालिका द्वारा दिया गया परामर्श, जो भी उन्होंने कंसल्टेशन अपना दिया है, वह बाध्यकारी होगा। यहाँ अब परामर्श, कंसल्टेशन बाध्यकारी हो गया। तीसरा, यहीं पर पहली बार कॉलेजियम आया, 1993 में आया, और इस कॉलेजियम में 3 जज होते थे, 3 जजेस, चीफ जस्टिस और 2 अन्य वरिष्ठ जज होते थे। और तीसरा न्यायाधीश मामला है 1998 में। तीसरा न्यायाधीश मामला है 1998 में, और इस मामला में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और यह 9 जजेस की बेंच थी और इस बेंच में उन्होंने अपना निर्णय दिया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कंसल्टेशन यह बाध्यकारी होगा। और 5 जजों की एक कमेटी बनाई गई, 5 जजेस का, यही कॉलेजियम बनाया गया। और साथ में यह भी बोला गया
कि एक बार वह पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। सलाह राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेंगे और पुनर्विचार के बाद जो भी परामर्श फिर दिया जाएगा वह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। अब यह मिलता जुलता एक ऐसा निर्णय है या एक ऐसा कमेंट है, डिसीजन है, वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, जो 42वां और 44वां संविधान संशोधन 74(1) से मिलता जुलता है। अब ये कैसे इस जगह सुप्रीम कोर्ट निर्णय तक पहुंचा, यही कॉलेजियम को समझने की जरूरत है। सबसे पहले जाते हैं प्रारंभिक जो एक विवाद आरंभ हुआ था, यह सबसे पहले आरंभ होता है संविधान सभा का। यह संविधान सभा में प्रारूप, संविधान का प्रारूप था, उस प्रारूप पर बहस करते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ऐसा संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति को पर आबद्धकारी है, सुप्रीम कोर्ट की या राष्ट्रपति पर आबद्धकारी है, जिससे मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर वह कार्य करे। इसे यहाँ लिख देते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी बनाने वाला कोई उपबंध संविधान के अंदर नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था आगे, लेकिन हम आशा करते हैं, यह उनकी आशा थी, आशा करते हैं कि इंग्लैंड का अभिसमय कन्वेंशन, इंग्लैंड का अभिसमय, इंग्लैंड में संविधान अभिसमय पर चलता है, कन्वेंशन पर, परंपरा पर, कन्वेंशन पर। इंग्लैंड में का कन्वेंशन भारत में भी लागू होगा और भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होगा और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका में निहित होगी। लेकिन यहाँ यह उन्होंने कह रखा है कि मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी, ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो राष्ट्रपति को बाध्य करता हो। लेकिन पुनः 1960 ईस्वी में इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, उन्होंने फिर 1960 में सेम स्टेटमेंट दोहराया। 28 नवंबर को इंडियन इंस्टीट्यूशन लॉ में उन्होंने सेम स्टेटमेंट अपना दोहराया और कहा भारतीय संविधान में ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य करता हो। अब इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय करने के लिए डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का सहारा लिया और इसमें जो निर्वचन था, जो व्याख्या उन्होंने कर रखी थी, उसी के आधार पे राम जवायावाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। यह निर्णय है कि भारत में इंग्लैंड के समान संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। यह निर्णय याद रखें, इंग्लैंड के समान प्रणाली है और यह संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वह विधानमंडल के सदस्यों से मिलकर होता है और इस विधानमंडल के सदस्यों का ये सदस्य मंत्रिमंडल एक रज्जु के समान होता है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं और विधानमंडल के सदस्य हैं और ये मंत्रिपरिषद विधानमंडल के सदस्यों से मिलकर बना, तो ये मंत्रिपरिषद हुए। ये रज्जु यानी कि रस्सी के समान है, एक रोप जो कि जोड़ रहा है राष्ट्रपति को, और इधर विधायिका यानी संसद है, ये विधायिका के सदस्य हैं। ये विधायिका को राष्ट्रपति से जोड़ने वाला मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद है जो जोड़ रहा है। हमने यह जो संरचना बनाई है वह इंग्लैंड के समान ही बनाई है और यह इंग्लैंड के समान हमारे पास इंग्लैंड जैसी ही संसदीय प्रणाली है। यह निर्वचन है डोमिनियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का निर्वचन, वही उन्होंने राम जवायावाद में अपने निर्णय दे रखे थे। लेकिन अभी भी यह विवाद बना रहा
और इस विवाद का अंत किया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह विवाद का अंत की कोशिश की गई और सरकार ने उस समय यह संविधान संशोधन किया 74(1) में। यह आर्टिकल 74(1) है। 74(1) में यह विवाद यह बनाया गया था। पहले था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ है शब्द है सहायता, सलाह, यह है एड एंड एडवाइस। ये दो शब्द मंत्रिपरिषद के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसमें इस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा, यानी यहाँ बाध्य किया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसके अंदर एक परंतुक जोड़ा गया, क्लॉज जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा दी गए परामर्श को, जो भी परामर्श मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देता है, उस परामर्श को पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा, राष्ट्रपति लौटा सकेगा और पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत किए गए सिफारिश पर राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। यानी ये संविधान संशोधन द्वारा इसे स्थापित किया गया। अभी तक जो भी आपने निर्णय लिया पढ़ा है उसके कंक्लूजन इधर लिख देते हैं। पहला, भारत में संसदीय प्रणाली है। इंडिया संसदीय प्रणाली है। मंत्रिपरिषद, परामर्श, यह सहायता, सलाह, एड एंड एडवाइस, और फिर संशोधन, पुनर्विचार और बाध्यकारी मान लिया गया। अब पुनर्विचार का एक एक्स्ट्रा राइट दिया गया। यह भारत के संविधान में आकर स्थिर होता है। पहले यह लिखित रूप में नहीं था, एक कन्वेंशन के रूप में विकसित किया जा रहा था। अब यह लिखित रूप में, रिटन के रूप में सामने हमारे पास है। लिखित संविधान लिखित रूप में है। लेकिन अब आगे का क्रम है, इंग्लैंड के संविधान को देखें, जिसकी चर्चा हो रही है कि इंग्लैंड से हमने ग्रहण किया है और इंग्लैंड से ग्रहण करने के आधार पर इंग्लैंड में यही वह तत्व है जहां से आपका उत्तर बनता है। इसी का परीक्षण आवश्यक है। इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली है मोनार्क, क्राउन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। इंडिया का है राज्यसभा, लोकसभा। अब हाउस ऑफ कॉमन्स को हटा देते हैं, यह आवश्यक नहीं है। अभी सिर्फ लिखते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का गठन होता है। इसका गठन, इसके मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं? इसका मेंबर चुना जा रहा है, एक है लाइफ पियर्स। ये पहले ही लिख देते हैं यहाँ 2005 और 2009 के पहले की संरचना।
ये इसलिए कि 2009 आते आते 2009 तक उनकी संरचना बदल गई। हमारा कॉलेजियम पहले आ गया था। हम सिर्फ यह पढ़ रहे हैं कि कॉलेजियम का बुनियादी आधार क्या है, क्यों यह संवैधानिक है, कैसे यह आया है, नहीं तो बराबर कोई ना कोई विवाद होगा। लाइफ पीयर्स, ये आजीवन है, आपके बेहतर के लिए यह है लाइफ पीयर। ये ऐसे सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। एक बार सेलेक्ट होने के बाद यह आजीवन सदस्य रहते थे, पीयर रहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के। शिक्षा, व्यवसाय, कानून, लॉ एक्सपर्ट, ये सभी अपने अपने विषय के एक्सपर्ट होते थे। ये इनसे चुने गए। दूसरे थे लॉ स्पिरिट, ये है लॉर्ड स्पिरिचुअल। ये बिशप्स हैं चर्च के बिशप जो चुने जाते थे। और तीसरा है आपके वंशानुगत पीयर, ये वंशानुगत रूप से चुने जाते हैं। इनकी सबकी संख्या मिलाकर 700-800 होती है। संख्या पहले अधिक थे, अब कम कर दी गई है। अब हम इसमें से सिर्फ इसे ले लेते हैं। अब यह भारत के राज्यसभा से बिल्कुल अलग संरचना है। हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली अपनाई है, लेकिन हमारी प्रणाली ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संरचना भारत के राज्यसभा की संरचना से भिन्न है। इसे अब पढ़ते हैं। यह जो कानून एक्सपर्ट हैं, कानून के विशेषज्ञ, इन विशेषज्ञों पे ये कहलाते हैं लॉ लॉर्ड्स या लॉज ऑफ ऑर्डिनरी। और इनके ऊपर होते थे लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर ये ब्रिटेन के न्याय मंत्री होते थे। यही वो संरचना है जो कानूनी विशेषज्ञों से, और कानून संबंधी कोई भी काम यही कर रहे हैं। बाकी लॉर्ड इनसे संबंधित नहीं होते थे। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अधिकार, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के विधायी अधिकार थे, कम है, भारत की राज्यसभा से कम थे विधायी अधिकार। और दूसरा है इसका न्यायिक अधिकार। यह जो न्यायिक अधिकार हमने लिया है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, देखा है, यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही, यह जो न्यायिक अधिकार रखता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यह ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट है। यह ब्रिटेन का सुप्रीम कोर्ट है। दीवानी और फौजदारी, यह ध्यान रखना है, यह दीवानी फौजदारी दोनों मामले सुनता है। यह इंग्लैंड का, वेल्स का, उत्तरी आयरलैंड का दीवानी मामलों का अंतिम न्याय अपीलीय न्यायालय है। यह कोर्ट ऑफ अपील है। यह अंतिम सुनवाई होती है यहाँ पर कोर्ट ऑफ अपील के रूप में, जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट में होती है दीवानी मामलों की। और फौजदारी, दीवानी फौजदारी में इंग्लैंड का, वेल्स का और उत्तरी आयरलैंड का और स्कॉटलैंड का, वह केवल दीवानी मामलों का अंतिम न्यायालय है। यह सर्वोच्च अदालत के रूप में कार्य करता है। फिर इसके अंदर कार्य किस प्रकार होता है? लॉ लॉर्ड्स हैं, ये लॉ लॉर्ड्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं। और फिर एक न्याय मंत्री है लॉर्ड चांसलर। और फिर ये इनकी सिफारिश आती है पीएम के पास, और पीएम जो सिफारिश करते हैं मोनार्क के पास। मोनार्क यानी राजा या रानी जो है, उनको जब सिफारिश की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, तो राष्ट्रपति, राजा या मोनार्क अपने
उस कन्वेंशन के आधार, परंपरा के आधार पर उसे मानते हैं। मानना आवश्यक है या नहीं? लॉर्ड प्रधानमंत्री की सलाह इसलिए मानते हैं कि यह कन्वेंशन है, परंपरा है। लॉर्ड चांसलर है, लॉर्ड चांसलर की सलाह प्रधानमंत्री क्यों मानता है? इसलिए कि यह कन्वेंशन है, लिखित नहीं लेकिन कन्वेंशन है। अब यह लॉर्ड चांसलर भी एक न्यायिक एक्सपर्ट होता था, न्यायिक एक्सपर्ट था। यह इंग्लैंड और वेल्स का यह चीफ जस्टिस होता था। इंग्लैंड और वेल्स का न्यायालय का यह मुख्य न्यायाधीश है। अब इसने जो नियुक्ति के लिए परामर्श दिया, तब यह न्यायिक एक्सपर्ट, इसका प्रधानमंत्री ने इस न्यायिक एक्सपर्ट की बात मानी और राजा को कहा, रानी को कहा, और जो भी मोनार्क हैं उन्होंने बात मानी और उन्होंने नियुक्ति की। यही हाउस ऑफ लॉर्ड्स की संरचना है। अब इंडिया को देखें, सुप्रीम कोर्ट का। हमारे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद आर्टिकल 124(2) में दो बातें कही गई हैं, और यह बात कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय का एससी का कोई भी न्यायाधीश होगा, प्रत्येक न्यायाधीश जो उच्चतम जो नियुक्त होगा, उसके लिए राष्ट्रपति परामर्श लेगा। किससे? एससी के न्यायाधीश। और दूसरा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जिससे वह आवश्यक समझे, जिससे वह उससे परामर्श लेगा। यह एड एंड एडवाइस नहीं है, विशेषज्ञ की सलाह है, और यह है कंसल्टेशन, परामर्श लेगा। यह प्रधानमंत्री की और सहायता और सलाह नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का यह कंसल्टेशन है। और एससी का सीजेआई की नियुक्ति के अलावा अन्य किसी भी एससी के न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वह एससी के मुख्य न्यायाधीश से अवश्य परामर्श लेगा। यह वह चीज है। अब ध्यान से देखें भारत की संरचना, संसदीय प्रणाली की। भारत की संसदीय प्रणाली बनती है, यहाँ राज्यसभा है, लोकसभा हटा दिया हमने, यह राज्यसभा है। राज्यसभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स जैसी संरचना नहीं रखता है। भारत राज्यों का संघ है, संघीय ढांचे के अनुरूप इसे बनाया गया है। अमेरिका के मॉडल का यहाँ पर प्रारूप रखा गया है। इस प्रारूप के संबंध में हम जान रहे हैं कि यहाँ प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यह कोई लॉर्ड्स नहीं होते हैं, ये कोई चर्च या बिशप से नहीं चुने जाते हैं, या धार्मिक समूह से नहीं चुने जाते हैं, या ये वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। और इनके कार्य मूलतः विधायी हैं, न्यायिक भी है। राज्यसभा लोकसभा दोनों को न्यायिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह है महाभियोग का न्यायिक अधिकार और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को पद से हटाने का अधिकार। यह न्यायिक अधिकार थोड़ा सा प्राप्त है जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का कानूनी अधिकार था, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार, वो यहां पर अलग कर दिया गया। यह याद रखिएगा, भारत एक विकसित संसदीय प्रणाली है, यहां शक्ति का पृथक्करण है। शक्ति का पृथक्करण है। इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली प्राइमेटिव स्टेज में है, भारत की संसदीय प्रणाली मैच्योर्ड स्टेज में आगे और बढ़ती चली जा रही है। वहां पर रिटन नहीं था, वो कन्वेंशन के रूप में चल रहा था, हमने उसे रिटन के रूप में लिख दिया। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के कानूनी अधिकार को निकाल करके ही हमने सुप्रीम कोर्ट यहां बनाया है, भारत का न्यायपालिका। अगर इसको पीछे बैक जाएंगे तो यह जाकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही दोनों जाकर मिल जाएंगे, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही निकल के न्यायपालिका के रूप में आया। यही हमारा न्यायपालिका के संघीय ढांचे से संबंधित निर्णय, हाउस ऑफ लॉर्ड्स की अपीली फौजदारी, नागरिक के अधिकार, सब कुछ न्यायपालिका को हमने प्रदान किया। और जजेज की नियुक्ति के संबंध में जब हम जाते हैं तो यहाँ लॉ लॉर्ड्स के जगह पर हमारे ये
80 के न्यायाधीश आते हैं। सीजीआई की स्थिति लॉर्ड चांसलर की स्थिति है। चूंकि यह संविधान में लिखा हुआ है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से वह जिनसे चाहे परामर्श करेगा, इसलिए एक से अधिक के परामर्श के लिए यह एक समूह बनाया गया। इसी समूह को कॉलेजियम कहा गया। यह कॉलेजियम अचानक प्रकट हुआ नहीं है, यह ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का ही एक विकसित रूप है, जो भारत के संविधान में न्यायपालिका ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया। यह देख लें सामने में, यह राज्य हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही निकल करके ज्यादा विकसित रूप में न्यायपालिका और उसके अधिकारों में आया है। यह संसदीय प्रणाली का, संसद के अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं करता। यही है कॉलेजियम का रहस्य और यही आपका आंसर है। बाय।